Hello everyone, this is Dr. Vipin, your Skill India trainer. PMKVY RPL की क्वेश्चन सीरीज में आई वेलकम यू। इससे पहले हम तीन वीडियोस के जरिए 30 क्वेश्चंस वी हैव ऑलरेडी सीन एंड दिस इज द फोर्थ वीडियो। हम 31 से लेके 40 तक के क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम वी गोना स्टार्ट अप विद द क्वेश्चन सीरीज अगेन एंड I'm clicking up for the question number 31. 30 questions we have already seen and this will be the question number 31 that we have to discuss today. The first question, and here it is. It is question number 31. Dash is the common method of survey where a set of questions on a paper is presented to respondent. रिस्पोंडेंट वो व्यक्ति होता है जिससे आपको डेटा कलेक्ट करना होता है, जो आपके क्वेश्चंस के जवाब देता है। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि वो सर्वे का कौन सा प्रकार होता है जिसमें एक पेपर पे क्वेश्चंस लिखे हुए रहते हैं और वो क्वेश्चंस जो है आप देते हैं रिस्पोंडेंट को, जिससे आप डेटा इकट्ठे करते हैं। देखिए, पेपर पे अगर क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं किसी को आंसर करने के लिए तो डेफिनेटली वो पेपर सर्वे होता है। ऑनलाइन सर्वे के अंदर हम इंटरनेट के माध्यम से, मतलब ईमेल या गूगल फॉर्म के थ्रू डेटा कलेक्ट करते हैं। फेस टू फेस सर्वेज में एक इंटरव्यू की तरह क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टेलीफोनिक सर्वे के अंदर हम फोन कॉल पे क्वेश्चंस पूछते हैं। पेपर सर्वे is the most common method of survey where a set of questions on a paper is presented to the respondent. So the right answer for this question will be paper survey. इसका सही जवाब होगा paper survey. We are moving to the question number 32 now. And this is question number 32. Which of the following is the correct unit of measurement for distance? ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इनमें से कौन सी दूरी को नापने के लिए सही इकाई है? यूनिट ऑफ मेजरमेंट कौन सी सही है इनमें से? डिस्टेंस को नापने के लिए किलोमीटर, ये तो डिस्टेंस नापने की यूनिट होती है। माइल बिल्कुल, जिसको मील हिंदी में बोला जाता है, वो भी आपकी डिस्टेंस नापने की ही यूनिट होती है। यार्ड मतलब गज, ये भी डिस्टेंस नापने की यूनिट होती है। ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये तीनों की तीनों ही यूनिट्स डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज की जाती है। राइट, सो वी गोना मूव टू द क्वेश्चन नंबर 33 नाउ, and it is question number 33. Which of the following is the valid document for Aadhaar proof? इनमें से आधार प्रूफ के लिए वैलिड डॉक्यूमेंट कौन सा है? which of the following is the valid proof for address proof? एड्रेस प्रूफ के लिए इनमें से वैलिड डॉक्यूमेंट कौन सा है? अगर आपको किसी को एड्रेस प्रूफ के लिए कोई डॉक्यूमेंट देना है तो आप इनमें से क्या दे सकते हैं? पैन कार्ड? नहीं, पैन कार्ड एड्रेस प्रूफ के लिए नहीं होता है, वो सिर्फ एक आइडेंटिफिकेशन प्रूफ के लिए यूज किया जाता है। आधार कार्ड, यस, आधार कार्ड एड्रेस प्रूफ के लिए यूज होता है। ड्राइविंग लाइसेंस भी एड्रेस प्रूफ के लिए यूज होता है। बोथ बी एंड सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि इसके अंदर हम ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड, ये दोनों ऐसे हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं एड्रेस प्रूफ के लिए। यस, पैन कार्ड को कभी भी एड्रेस प्रूफ की तरह यूज नहीं किया जा सकता। पैन कार्ड सिर्फ एक आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट की तरह ही यूज हो सकता है, दैट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द एड्रेस प्रूफ। तो एड्रेस प्रूफ के लिए आप आधार यूज कर सकते हैं, एड्रेस प्रूफ के लिए आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34. Which of the following document cannot be used as the address proof? इनमें से कौन सा प्रमाण पत्र ऐसा है, कौन सा डॉक्यूमेंट ऐसा है जो आपका एड्रेस प्रूफ के लिए यूज नहीं किया जा सकता? आधार कार्ड, ये तो एड्रेस प्रूफ के लिए यूज होता है। लेटर इशूड बाय एमसीडी इन गवर्नमेंट ऑफिसेज, ये भी एड्रेस प्रूफ के लिए माना जाता है। कोई भी गवर्नमेंट की संस्थान एमसीडी के दफ्तर से, डीडीए के दफ्तर से जब कोई लेटर इशू किया जाता है उनकी लेटर हेड पे, जिसमें एड्रेसेस मेंशन करके लेटर इशू होता है किसी कैंडिडेट को, उसको बिल्कुल वैलिड एड्रेस प्रूफ माना जाता है। राइट, passport is again used for the address proof. PAN card is something that cannot be used as the address proof. address proof के लिए PAN card को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, तो PAN card will be the right answer, क्योंकि इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा वैलिड एड्रेस प्रूफ का डॉक्यूमेंट नहीं है, तो उस क्वेश्चन में पैन कार्ड ऐसा डॉक्यूमेंट था जो वैलिड एड्रेस प्रूफ नहीं होता। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 35. Which of the following entries can be modified on the आधार कार्ड? आप अपना आधार कार्ड बनवा लेने के बाद इनमें से कौन सी एंट्रीज ऐसी हैं जो आधार कार्ड पे चेंज करवा सकते हैं? राइट, आपने एक बार अपना आधार कार्ड बनवाया, इनमें से कौन सी चीज ऐसी है जो आप अपने आधार कार्ड पे मॉडिफाई करा सकते हैं? फोटो, इसको मॉडिफाई किया जा सकता है। डेट ऑफ बर्थ, ये भी चेंज कराई जा सकती है। एड्रेस तो डेफिनेटली चेंज कराया जा सकता है। UIDI number, आधार नंबर, yes, once your Aadhaar card has been created, it has been issued to you, it can not be modified as far as the Aadhaar number is concerned. आपका आधार कार्ड पे जो नंबर आता है वो आपका पूरे जीवन सेम रहता है।
आप उसके ऊपर नेम की करेक्शंस करवा सकते हैं अगर नेम की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, एड्रेस चेंज करा सकते हैं आप, उसके अंदर डेट ऑफ बर्थ मॉडिफाई करा सकते हैं, लेकिन आपका आधार नंबर हमेशा सेम रहेगा, आधार नंबर आपका चेंज नहीं होता। सो आधार नंबर इज समथिंग दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। Question number 36. We can verify the Aadhaar data by using QR code. आप ये क्वेश्चन में कहा, ये ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है। We can verify Aadhaar data by using QR code scanner and smartphone. आपके स्मार्टफोन में QR कोड स्कैनर होता है, क्या आप उससे आधार कार्ड को वेरीफाई कर सकते हैं? यस, बिल्कुल किया जा सकता है। आप अपने स्मार्टफोन में जो QR कोड होता है, इवन जो पेटीएम एप्लीकेशन होती है उसमें भी जो स्कैनर होता है, उससे आप किसी के आधार कार्ड पे जो QR कोड दिया गया होता है उसको अगर स्कैन करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये आधार कार्ड किस व्यक्ति का है। बिल्कुल आपके स्मार्टफोन के QR कोड स्कैनर से आप आधार कार्ड को वेरीफाई डेफिनेटली कर सकते हैं। Question number 37. We have moved to the question number 37 now, and this question says freelancer. All right, freelancer is one who is, देखिए freelancer मैंने आपको ट्रेनिंग सेशन के अंदर भी बताया था कि एम्प्लॉयड जो लोग होते हैं, जो फ्रीलांसर्स होते हैं, उनमें क्या डिफरेंस होता है। जो एम्प्लॉइज होते हैं वो किसी कंपनी के फुल टाइम एम्प्लॉइज होते हैं, जो फ्रीलांसर होते हैं वो उनको सेल्फ एम्प्लॉयड बोलते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड वो लोग होते हैं, वो वर्क करते हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स के लिए वो एक साथ काम कर सकते हैं। सो दिस क्वेश्चन सेज फ्रीलांसर इज वन हु इज वर्किंग विद द कंपनी फुल टाइम। नो 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 नो, किसी कंपनी के साथ फुल टाइम काम करने वाले व्यक्ति फ्रीलांसर नहीं होता। फ्रीलांसर इज वन हु इज सेल्फ एम्प्लॉयड एंड वर्क फॉर मल्टीपल क्लाइंट। दैट विल बी द राइट आंसर, क्योंकि फ्रीलांसर उन्हीं लोगों को हम बोलते हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, मतलब किसी की नौकरी नहीं करते हैं, खुद से ही काम करते हैं। एंड वर्क फॉर मल्टीपल क्लाइंट्स, वो एक साथ बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ काम कर सकते हैं। मान लीजिए आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एग्जीक्यूटिव बन जाते हैं और आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम शुरू करते हैं। आप किसी बैंक के प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर सकते हैं, आप किसी प्राइवेट कंपनी के प्रोजेक्ट पे भी काम कर सकते हैं। आप क्या है, आप एक फ्रीलांसर है। अगर आप एक फ्रीलांसर बन के काम करते हैं तो यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन द मल्टीपल प्रोजेक्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम द मल्टीपल क्लाइंट्स एज वेल, राइट। ऑप्शन नंबर सी में इसने कहा था वर्किंग इन ऑफिस ऑफ ए कंपनी। नहीं, कोई कंपनी ही नहीं होती है फ्रीलांसर की, तो फ्रीलांसर तो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। और अनएम्प्लॉयड लोगों को फ्रीलांसर नहीं बोला जाता, बेरोजगार लोग फ्रीलांसर नहीं होते। फ्रीलांसर वो होते हैं जो कुछ काम करते हैं फुल टाइम ना करके, पार्ट टाइम बेसिस पे, सेल्फ एम्प्लॉयड बन के, राइट। सो the B option will be the right answer for this. Freelancer is one who is self-employed and work for multiple clients, right? So this was the answer for this question. Moving to the question number 38. It is not important to manage your work as a freelancer. True false का question है। इस सवाल में आपसे पूछा जा रहा है इट इज नॉट इम्पोर्टेंट टू मैनेज योर वर्क एज अ फ्रीलांसर, कि अगर आप एक फ्रीलांसर काम करते हैं, किसी कंपनी के एम्प्लॉय नहीं है, अगर आप फ्रीलांसर काम करते हैं तो आपको अपने काम को मैनेज करना, किस समय पे कौन सा काम आपने करना है, किस क्लाइंट के किस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है, इस सारी चीजों को मैनेज करना इंपॉर्टेंट नहीं होता। इस क्वेश्चन में ऐसा कहा जा रहा है, पर ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। The option B will be the right answer for this question. ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों? क्योंकि जब आप एक फ्रीलांसर बन के काम करते हैं तो फ्रीलांसर्स का काम होता है प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना। वो लोग अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का जो पूरा प्रोसेस करेंगे, दैट विल बी डूइंग द प्रोसेस एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लाइंट्स। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से सारे काम उन लोगों को करने होते हैं, बट क्योंकि उनके ऊपर कोई बॉस नहीं होता, उनको गाइड करने के लिए कोई नहीं होता, उनको अपना काम खुद से मैनेज करना ज्यादा जरूरी होता है, राइट। जबकि क्वेश्चन कह रहा है इट इज नॉट इंपॉर्टेंट टू मैनेज योर वर्क एज ए फ्रीलांसर, राइट। सो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली फॉल्स, ये स्टेटमेंट गलत है, राइट। तो फॉल्स इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39, हजर्ड। हजर्ड क्या होता है? जोखिम। हजर्ड का मतलब होता है जोखिम। हजर्ड इज एनीथिंग दैट कैन हार्म। हजर्ड क्या होते हैं, जोखिम क्या होता है? देखिए यहाँ पे मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोच के चलेंगे, आप एक डॉक्यूमेंट और डाटा कलेक्शन और वेरिफिकेशन एग्जीक्यूटिव है या बनने जा रहे हैं, तो आपको फील्ड में जाकर भी काम करना हो सकता है। तो देखिए आपको ये चीजें भी समझनी जरूरी होती है कि हजर्ड किस टाइप के होते हैं, हजर्ड क्या होते हैं। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है, हजर्ड इज एनीथिंग दैट कैन हार्म। हजर्ड क्या होते हैं? जो नुकसान पहुंचा सकते हैं, किसमें? हेल्थ ऑफ अ पर्सन, यस दिस इज द राइट option. Safety of a person, this is again the right option. Both A and B, we got the right answer for this question. Both A and B, दोनों ऑप्शन सही है। मतलब हजर्ड वो होते हैं जो किसी व्यक्ति की हेल्थ को और सेफ्टी पे जोखिम होते हैं।
देखिए हेल्थ का मतलब क्या है, किसी ऐसे एरिया में अगर आप जा रहे हैं अपना सर्वे करने के लिए जिस एरिया में आपकी हेल्थ को नुकसान हो सकता है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे लेना चाहूंगा, अभी मार्च तक बहुत अच्छे से पूरे भारत में इकोनॉमिक सेंसस का काम चल रहा था, अचानक से कोरोना का अटैक आ गया इंडिया पे और पूरा का पूरा काम रोकना पड़ा। पूरा इकोनॉमिक सेंसस का प्रोजेक्ट इस टाइम पे बंद कर दिया गया है क्योंकि क्या है, बहुत बड़ा हजर्ड है टू द हेल्थ ऑफ द पर्सन, राइट। सेफ्टी ऑफ द पर्सन के लिए भी बहुत बड़ा नुकसान है कोरोना। तो सेफ्टी का मतलब होता है आपकी अपनी सुरक्षा, राइट। हेल्थ और सुरक्षा दोनों को ही नुकसान, दोनों को ही जोखिम, इसी के लिए वर्ड यूज होता है हजर्ड। तो हजर्ड इज एनीथिंग दैट कैन हार्म हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ अ पर्सन। सो ऑप्शन नंबर सी, दैट इज A and B will be the correct answer for this question, right? चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन। टाइप ऑफ हजर्ड्स इंक्लूड, मतलब इनमें से कौन से सही प्रकार हैं हजर्ड के, राइट। हजर्ड्स मतलब जोखिम के कौन कौन से सही प्रकार हैं। बायोलॉजिकल हजर्ड, यस, बायोलॉजिकल हजर्ड इज अ टाइप ऑफ हजर्ड। केमिकल हजर्ड भी एक टाइप ऑफ हजर्ड है। एंड सी ऑप्शन इज द इलेक्ट्रिकल हजर्ड, डेफिनेटली इलेक्ट्रिकल हजर्ड भी एक हजर्ड है। सो ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए जोखिम, इनमें से कौन सा जोखिम का प्रकार है, इस टाइप का ये एक सवाल है। बायोलॉजिकल हजर्ड, बिल्कुल। बायोलॉजिकल हजर्ड के अंदर कौन कौन से टाइप्स आपके पास आ जाते हैं। देखिए जहां भी बायोलॉजिकल इश्यूज की वजह से हजर्ड होता है, जोखिम होता है, वहां पे सारे बायोलॉजिकल हजर्ड के एग्जांपल्स लिए जा सकते हैं। जैसे मैं हल्का सा एग्जांपल आपके सामने लूं, मच्छर का काटना, इंसेक्ट बाइट्स, ये सब क्या होते हैं, ये सब बायोलॉजिकल हजर्ड है। केमिकल हजर्ड के अंदर केमिकल रिएक्शन से होने वाले जोखिम के बारे में बात की जाती है। अगर किसी ऐसी फैक्ट्री के अंदर आप सर्वे का काम करने के लिए गए हुए हैं जहाँ पे कुछ केमिकल्स का काम होता है और केमिकल्स लीकेज की वजह से, किसी काइंड ऑफ गैस के लीकेज की वजह से केमिकल हजर्ड्स हो जाते हैं, आपको जोखिम हो सकता है। इलेक्ट्रिकल हजर्ड आप डिस्कस पहले भी कर चुके हैं। इलेक्ट्रिकल हजर्ड का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी से होने वाले नुकसान, राइट। करंट लग जाना या ऐसे कुछ जोखिम जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकल हजर्ड के अंदर आते हैं, राइट। सो अभी तक हम 40 क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हमने 10 क्वेश्चंस और डिस्कस कर लिए हैं और टोटल मिला के जो वीडियोस अभी तक हमने क्वेश्चंस की देखी हैं उनमें टोटल 40 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। लेकिन बीइंग योर ट्रेनर मेरी एक जिम्मेदारी और भी है। आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से समझ रहे हैं, उन क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर रहे हैं, ये तय करने के लिए मुझे एक छोटा सा असाइनमेंट भी लेना चाहिए। सो मैं एक क्वेश्चन आज आपको दे रहा हूँ असाइनमेंट के लिए, right? I am coming to the question and that is the question for the assignment. आप ये क्वेश्चन पहले वाली वीडियो के अंदर देख चुके हैं। अब आपकी बारी है इस क्वेश्चन का सही जवाब देने की। This is the assignment question for you. The shown image is the example of which of the following type of hygiene? एक फोटो आपको यहाँ दिखाई दे रही है जिसमें एक व्यक्ति हाथ धोते हुए नजर आ रहे हैं। ये इनमें से कौन से हाइजीन का प्रकार है? ये सेफ्टी है, ये एनवायरमेंट हाइजीन है, ये पर्सनल हाइजीन है, ये ऑल ऑफ द अबव है। तो आपको इस सवाल का सही जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। यू हैव टू राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। इसका सही जवाब जो भी आपको लगता है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये आपके लिए एक असाइनमेंट क्वेश्चन है। अगली वीडियो में अगले 10 क्वेश्चंस के साथ में फिर से आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।